गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 विज्ञान विषय में अध्याय 2 हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के भाग 4 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कोलाइड के बारे में पढ़े थे। अब तक हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि पदार्थ कितने तरह के होते हैं, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण, विलयन, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, कोलाइड, निलंबन के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज बच्चों मिश्रण के जो घटक होते हैं उनको कैसे एक दूसरे से अलग किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, जो मिश्रण होता है, मिश्रण में 2 या 2 से अधिक घटक होते हैं। उन घटकों को अलग करने के लिए जो विभिन्न विधियां होती हैं, उन घटकों के भौतिक अवस्थाओं के आधार पे उन विधियों का चयन किया जाता है। तो बच्चों, अगर ठोस का मिश्रण है, यानी इसमें दोनों घटक ठोस हैं, तब उनके घटकों को अलग करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि या क्रिस्टलीकरण का उपयोग किया जाता है। अगर किसी मिश्रण में के घटक ठोस और द्रव हैं, अर्थात ठोस द्रव एक में मिलने से मिश्रण बना है, तो उनके घटकों को अलग करने के लिए छानन विधि या अपकेंद्री यंत्र द्वारा उनको अलग किया जाता है। यदि बच्चों कोई मिश्रण द्रव में द्रव का मिश्रण है, उनके घटकों को अलग करने के लिए पृथक्करण कीप द्वारा उन द्रव को अलग किया जा सकता है, आसवन विधि द्वारा किया जा सकता है और प्रभावी आसवन विधि द्वारा किया जाता है। बच्चों, ये जो पृथक्करण की विभिन्न विधियां हैं, ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मिश्रण के घटकों की अवस्थाओं के आधार पर इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग ऊर्ध्वपातन के बारे में देखते हैं। जब 2 ठोस एक में मिले हों और उनको अलग करना हो, उसमें जो एक विधि, पहली विधि आपको बताया, ऊर्ध्वपातन विधि। बच्चों, ऊर्ध्वपातन के बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। ऊर्ध्वपातन कहा जाता है जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है, वह सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, या किसी गैसीय पदार्थ को जब ठंडा किया जाता है तो वह सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो बच्चों, ऊर्ध्वपातन विधि में जो सिद्धांत इसका होता है कि जब 2 ठोस एक में मिले हों और उनमें से कोई एक जो है ऊर्ध्वपातन हो, यानी जिसका ऊर्ध्वपातन होता हो, तब उनका पृथक्करण ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है। जैसे नमक और नौसादर, उसको अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, उसका मिश्रण हो, जिसमें हम नौसादर जो है ऊर्ध्वपातन होता है, इसका ऊर्ध्वपातन होता है। नमक और कपूर का मिश्रण हो, इसमें कपूर का ऊर्ध्वपातन होता है। ये चित्र के अनुसार विभिन्न उपकरणों को सजाया गया है, जिसमें एक स्टैंड पे जो तिपाई स्टैंड होता है, उस पर एक जो है चीनी मिट्टी की प्याली देते हैं, जिससे उसको गर्म करने पर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चीनी मिट्टी के प्याली में हम कपूर और नमक के मिश्रण को रख देते हैं। बच्चों, कपूर और नमक में कपूर का ही ऊर्ध्वपातन होता है। फिर इसको स्टैंड पे रख के बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करेंगे। उसके साथ बच्चों, प्याली के ऊपर उल्टा कीप, जो कीप होता है, उसको उल्टा इस प्याली के ऊपर रख दिया जाता है। इसका निचला सिरा इस प्याली में फिट हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी वाष्प जो है बाहर नहीं निकलती है, और इसके ऊपर सिरे पर रुई लगा दिया जाता है, जिससे भाप बाहर ना निकले। अब बच्चों, इसको हम स्टैंड पे रख के धीरे धीरे गर्म करेंगे। ये मिश्रण दोनों है। इन मिश्रण में कपूर और नमक को अलग करना है। तो इसको जब गर्म किया जाता है, तो जो कपूर होता है वह सीधे जो है उसके भाप निवास अवस्था में बदलता है, क्योंकि द्रव अवस्था नहीं बदलता है।
वाष्प अवस्था में बदलता है और इसकी बात जब ऊपर जाती है, जहाँ रुई लगा रहता है, यहाँ इसका तापमान जब भी कम होता है, नीचे बात इसकी ठंडा होती है, तो पुनः ठोस कपूर के रूप में इसके दीवारों पे लग जाती है, यानी उल्टे रखे कीट के दीवारों पे लग जाती है और इस प्याली के अंदर सिर्फ जो है नमक बच जाता है। इस तरह बच्चों ये नमक प्याली में बच जाता है और कपूर कीट की नली में इकट्ठी हो जाती है। इस तरह इन दोनों को आसानी से अलग किया जा सकता है। तो बच्चों ये ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा इसी प्रकार इन मिश्रणों को भी, उनके घटकों को मिश्रण से अलग कर सकते हैं। बच्चों ठोस के मिश्रण से उसके घटक को अलग करने की जो दूसरी विधि है क्रिस्टलीकरण। बच्चों इस विधि के द्वारा ऐसे ठोस पदार्थों के घटकों को अलग किया जाता है जिनमें से कोई एक घटक जल में विलेय हो। जैसे कॉपर सल्फेट के मिश्रण से शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करना, अर्थात कॉपर सल्फेट में बहुत सी अशुद्धियां होती हैं, तो अशुद्धियां जल में विलेय नहीं होती हैं, लेकिन कॉपर सल्फेट जल में विलेय होता है, इसलिए क्रिस्टलीकरण विधि के द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है इस विधि के द्वारा। उसी तरह फिटकरी से शुद्ध फिटकरी प्राप्त की जाती है। चीनी से मिश्री तैयार किया जाता है, वहां भी इसी विधि का उपयोग किया जाता है। बच्चों आइए इसका एक उदाहरण देखते हैं कि कॉपर सल्फेट के मिश्रण से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करेंगे। तो बच्चों कॉपर सल्फेट जो होता है, शुद्ध कॉपर सल्फेट जल में विलेय होता है, तो कॉपर सल्फेट को जल की न्यूनतम मात्रा में मिलाया जाता है। कम से कम जल की मात्रा उसमें हो जिससे वो उसमें घुल जाए। जल में के न्यूनतम मात्रा में मिलाने पर जो कॉपर सल्फेट होता है जल के साथ मिलकर के विलयन बन जाता है और अशुद्धियां अलग हो जाती है, अशुद्धियां जल में अविलय होती है। फिर इसको छानते हैं हम छानक पत्र के द्वारा। जब इस विलयन को छाना जाता है, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन को, इसमें न्यूनतम कम से कम जल की मात्रा मिलाई गई होती है, तो जब इसको छाना जाता है तो अशुद्धियां छानक पत्र में अलग हो जाती है, लेकिन जो कॉपर सल्फेट होता है वो जल के साथ जो है छानक पत्र के द्वारा छान करके अलग हो जाता है। इस तरह इस विलयन में जल और कॉपर सल्फेट, शुद्ध कॉपर सल्फेट इसमें आ गया। अब बच्चों अगर इसमें जल की मात्रा अधिक थोड़ा हो गई है, इसको हल्का सा वाष्पीकृत किया जाता है जिससे यह संतृप्त विलयन तैयार हो जाए, यानी उसमें अधिक जो जल की मात्रा है वो बाहर निकल जाए और संतृप्त विलयन जब तैयार हो जाता है, तब बच्चों इसको 24 घंटे के लिए छानक पत्र से ढककर रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा होता है तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बन जाते हैं जो अलग हो जाते हैं। तो यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्रिस्टलीकरण में शुद्ध ठोस पदार्थ अपने अशुद्धियों से अलग हो गए हैं। बच्चों इसमें यह देखना है कि क्रिस्टलीकरण और वाष्पीकरण दो विधियां हैं, तो क्रिस्टलीकरण वाष्पीकरण से क्यों अच्छा है, उसकी क्या विशेषता होती है जिससे यह विधि अच्छी मानी जाती है। तो बच्चों क्रिस्टलीकरण विधि वाष्पीकरण से उत्तम होती है। पहला ये कि कुछ ठोस पदार्थ को अगर गर्म किया जाता है, जैसे वाष्पीकरण में है, तो गर्म करने पर वो अपघटित हो जाते हैं, जिसके वजह से उसकी क्वालिटी बदल जाती है। दूसरी बात यह होती है कि वाष्पीकरण में जब ठोस को गर्म किया जाता है, जैसे चीनी जैसे पदार्थ को गर्म किया जाता है, तो वह झुलस जाता है, यानी उसके कंपाउंड झुलस जाते हैं। और तीसरी ये कि छानने पर, यानी किसी ठोस को घोल करके जल में जब उसको छाना जाता है तो उसके साथ कुछ विलेय अशुद्धियां भी छन जाता है और जो विलयन में चले जाते हैं, फिर पुनः उसका वाष्पीकरण करने पर वह अशुद्धियां उस ठोस में बनी रहती हैं, इसके वजह से वह ठोस अशुद्ध रहता है। जबकि क्रिस्टलीकरण में यह चीज नहीं होता है। क्रिस्टलीकरण में एक निश्चित ताप पर शुद्ध ठोस पदार्थ के ही क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। इस तरह बच्चों क्रिस्टलीकरण विधि वाष्पीकरण से उत्तम मानी जाती है। बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है, यदि कोई ठोस किसी द्रव में विलय हो और मिश्रण बना हो तो उसमें इनके घटकों को कैसे अलग किया जाता है।
इसमें बच्चों 3 विधियां आप पढ़ेंगे। एक तो वाष्पीकरण विधि होती है, दूसरा छानन होता है, उसको छान के अलग किया जा सकता है, और तीसरा अपकेंद्रण के द्वारा उसको अलग करते हैं। बच्चों ये तीनों विधियां अलग अलग कंडीशन में अपनाई जाती हैं। तो पहली विधि वाष्पीकरण, अभी आपको वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण में अंतर बताए हैं। तो बच्चों वाष्पीकरण में जैसे कोई ठोस है, जल में विलेय है, लेकिन अगर जो ठोस है जो किसी विलेय में विलेय है, उस विलेय उसकी एक विशेषता है, अगर ठोस को गर्म करने पर यानी अधिक ताप पर अगर वो अपघटित नहीं होता है, टूटता नहीं है, तब उनका पृथक्करण वाष्पीकरण के द्वारा किया जा सकता है। उदाहरण के रूप में जैसे समुद्र के पानी से नमक को अलग करना है, तो अगर हम समुद्र के पानी का वाष्पीकरण करें तो आसानी से जल उसमें से वाष्प बन के अलग हो जाता है और बर्तन में नमक बच जाएगा, क्योंकि नमक का क्वथनांक अधिक होता है, जिसकी वजह से उसको गर्म करने पर वो अपघटित नहीं होता है। उसी तरह बच्चों जो रंग वाले घटक होते हैं, जैसे स्याही, नीले या काले जो स्याही होती है, उसमें जो विलेय होता है स्याही, वो घटक जल में उसको मिलाया गया रहता है, तो स्याही को भी अधिक गर्म करने पर वो अपघटित नहीं होता है। इस विधि के द्वारा हम किसी रंग वाले घटक को स्याही से अलग कर सकते हैं। एक प्रयोग आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि रंग वाले घटक जो होते हैं तो उनको नीले या काले स्याही से कैसे अलग करेंगे। यहाँ एक स्टैंड है, यहाँ स्टैंड के ऊपर जो है एक बीकर रखा गया है, बीकर में जल भरा होता है और इस बीकर के ऊपर एक वाच ग्लास रख देते हैं। वाच ग्लास में उस स्याही को ले लेते हैं जिससे उसके घटक को अलग करना है, उसके डॉई को अलग करना है। अब बच्चों चूंकि इसमें जल भरा हुआ है कि अगर जल न होता तो सीधे इसको गर्म करने पे स्याही के इसके घटक जो है अपघटित हो सकते थे, इसलिए इसको इसके ऊपर रखा गया है। जब इसको हम जल को गर्म करते हैं तो गर्म करने की वजह से ये जल गर्म होता है और इसके वजह से ये वाच ग्लास गर्म होगा, और वाच ग्लास जब गर्म होगा तो आप देखेंगे इसमें परिवर्तन होगा कि इसमें से जो है पानी का वाष्प जो है धीरे धीरे ऊपर उठेगा। इसको धीरे धीरे गर्म करते रहते हैं, जब वो वाष्प उठना बंद हो जाता है तब हम देखते हैं कि जो वाच ग्लास में जो पदार्थ बचा हुआ है वही जो है वह घटक होता है रंग वाला, जिससे स्याही लाल या नीला होती है और जल इसमें से अलग हो जाता है। तो ये बच्चों इस तरह जो है वाष्पीकरण के द्वारा हम आसानी से ऐसे घटकों को अलग कर सकते हैं जिसको अधिक तापमान पे अपघटित न हो, उसको अधिक गर्म करें तो अपघटित न हो। अब बच्चों दूसरी विधि होती है छानन विधि। तो छानन विधि में जब किसी विलायक में जैसे जल में कोई ठोस घुला हो जिनके कणों का आकार इतना बड़ा हो तो उसको हम छानक पत्र से छान के अलग कर सकते हैं। यानी उनके कण जब विलेय के कण बहुत छोटे न हो, यानी छानक पत्र से आर पार न जा सके, तो ऐसे मिश्रण से घटकों को छानन विधि द्वारा अलग किया जाता है। जैसे जल जो हमारे घरों में सप्लाई होती है पीने के लिए, पेयजल जिसको कहा जाता है, तो जो जल घर होता है जहाँ सप्लाई होती है हर घरों में, तो वहाँ पे जल छानन विधि के द्वारा ही शुद्ध किया जाता है। बच्चों यहाँ देखो एक फिगर बनाया गया है कि जल घर में कैसे जल शुद्ध करके हमारे घरों में सप्लाई दी जाती है। तो जो जल के स्रोत होते हैं इसमें जल भरा होता है, तो जल के स्रोत से जल को लेकर इसमें टैंक बनाए गए, 4 टैंक होते हैं। चारों टैंकों से जल को गुजारा जाता है, तब में जल ये शुद्ध हो जाता है और उसमें जो भी अशुद्धियां और विलेय या विलेय जिस अवस्था में होती है उससे बाहर निकल जाती है। तो पहला जो चैम्बर है, पहला जो कक्ष है, इसको हम तल छठ टैंक कहते हैं। तल छठ के मतलब यह है कि हम जल को एक टैंक में रख दें कुछ समय के लिए, तो उसमें कुछ जो है ऐसे ठोस पदार्थ होते हैं जो उसके पेली में धीरे धीरे बढ़ जाते हैं और ऊपर जल आ जाता है। ये ऊपर जो है जल हो जाता है, जल आ गया, नीचे उसके पेली में बढ़ जाते हैं। तो बच्चों इसी को अब अशुद्धियां नीचे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे इसकी पेली में अशुद्धियां बढ़ जाती हैं। इसी को तलछट टैंक कहते हैं।
उसके बाद इस जल को ऊपर जो जल है इसमें से जो बड़े कण होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, नीचे बढ़ जाते हैं। यहाँ से इस जल को दूसरे टैंक में भेजा जाता है। उस टैंक को कहते हैं लोडिंग टैंक या भार टैंक। इसमें बच्चों क्या होता है कि जल के अंदर जो निलंबित अशुद्धियां होती हैं, ये कुछ ठोस के कण जिनका आकार बड़े होते हैं वो जल में निलंबित होते हैं, पूरा उसमें फैले रहते हैं। तो उनको जब इस टैंक में गुजारा जाता है तो निलंबित अशुद्धियां होती हैं वो भी धीरे धीरे जो है इसमें बैठ जाती है नीचे पेटी में और शुद्ध जल जो है ऊपर आ जाता है। इसके बाद इस जल को एक टैंक होता है, इसको छानक टैंक, इन्हीं पे जल को छाना जाता है। यानी ऐसी अशुद्धियां जो जल में पूरा पूरा विलीन हैं उनको यहाँ छानना है, उनके ठोस को। तो इस छानक जो टैंक होता है इसके नीचे 3 लेयर होते हैं। सबसे ऊपर जो होता है बारीक बालू का एक लेयर होता है, फिर उसके नीचे जो है छोटे कंकड़ का लेयर होता है, सबसे नीचे बड़े कंकड़ का लेयर होता है। जब इस जल को इससे होकर गुजारा जाता है तो जल इसी लेयर से बालू कंकड़ से छन जाता है और इसमें से अशुद्धियां जो होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। यही छानना हुआ। छन करके जो है अब जल फिर जो है छानित जल को दूसरे टैंक में गुजारा जाता है। अब जल में से जो भी अशुद्धियां हैं, जो भी अविलेय है वो यहाँ छन जाते हैं। अब उसके बाद इस जल को जब एक दूसरे टैंक से गुजारा जाता है जिससे जल के अंदर जो जीवाणु होते हैं उसको मारना होता है। तो जीवाणुओं को मारने के लिए एक टैंक होता है जिसके अंदर क्लोरीन होती है, तो उसको क्लोरीनीकरण किया जाता है जल को, जिसकी वजह से जल के अंदर जो भी जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं और पेय जल यदि आपको जल निकलेगा वो शुद्ध पीने लायक जल होता है। उसको विभिन्न पाइपों के द्वारा घरों में सप्लाई की जाती है, तो घरों में ये पेय जल दिया जाता है। इस तरह बच्चों जल का आसानी से शुद्धिकरण होता है, जिसमें किसी बहुत से रसायन का, किसी बहुत बड़े मशीन का यूज नहीं हो रहा है, लेकिन छानन प्रक्रिया के द्वारा, ये छानन विधि के द्वारा आसानी से जल में जो उसके अशुद्धियां होती हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं, उसको अलग किया जाता है। तीसरी विधि बच्चों होती है कि ठोस और द्रव एक में मिले हों, वह विधि होती है अपकेंद्रण। जब उसमें से ठोस का आकार इतना छोटा हो तो छनक पथ से भी छन के आगे निकल जाए, यानी वह अलग न हो पाए, तब उसका शुद्धिकरण वैसे घटकों का पृथक्करण जो है अपकेंद्रण विधि द्वारा किया जाता है। बच्चों अपकेंद्रीय मशीन या अपकेंद्रण विधि के द्वारा जब कोई ठोस किसी द्रव में मिला हो तो अलग किया जाता है। बच्चों जब ठोस का आकार या विलेय का आकार बहुत छोटा हो, जिसको हम छानक पथ के द्वारा छान के अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको छानने पर भी छानक पथ के साथ वो आगे अलग नहीं होते, इसके साथ उससे होकर बह जाते हैं, तब वैसे मिश्रण से ठोस को अलग करने के लिए अपकेंद्रण विधि अपनाई जाती है। इस विधि में बच्चों जब मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है तो जो मिश्रण के अंदर भारी कण होते हैं वह नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण जो होते हैं उस द्रव में ऊपर आ जाते हैं। इसी विधि का उपयोग करके बच्चों दूध से क्रीम को अलग किया जाता है। जो भी डेयरी फार्म होते हैं जहाँ दूध से वसा को अलग करना है तो वहां पे अपकेंद्रण विधि अपनाई जाती है। उसी तरह कपड़े धोने की मशीन में आप देखते होंगे कि वो एक जो है उसमें गति होती है और उस गति के वजह से अपकेंद्रण ही की सिद्धांत वहां भी लागू होता है और उसमें कपड़ों से जल आसानी से अलग हो जाता है, या कपड़ों से जो मैट के कण होते हैं वो भी जो है जल से अलग हो जाते हैं। और प्रयोगशाला के अंदर जो पैथोलॉजी लैब होते हैं, जांच प्रयोगशालाएं होती है, वहां पे भी ब्लड को अपकेंद्रण विधि के द्वारा घुमाया जाता है, जिसके वजह से ब्लड के जो विभिन्न उसके घटक होते हैं यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो भी उसके कोशिका के पार्ट होते हैं वह उस ब्लड से अलग हो जाते हैं। तो बच्चों अपकेंद्रण में जब तेजी से घुमाया जाता है, आप घरों पे देखते होंगे जैसे कोई दाल मखनी होती है या घरों से जो दूध से क्रीम अलग किया जाता है उसको मखनी घुमाया जाता है, तो घुमाने पर भारी कण जो है बीच में बढ़ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं, यानी पानी के कण क्रीम से अलग हो जाएगा
और जो वसा होता है, जो क्रीम होता है, वो अलग हो जाता है। तो अपकेंद्रण विधि के द्वारा हम आसानी से ऐसे ठोस को अलग कर सकते हैं जिसको हम छान के अलग ना कर पाए। तो बच्चों, जब कोई ठोस किसी द्रव में विलेय हो तो उसके पृथक्करण के लिए छानन या अपकेंद्रण विधि का उपयोग नहीं होता। जब उसमें विलेय होता है तो उसके लिए वाष्पन और क्रिस्टलीकरण, इसके बारे में आपको बताया जाएगा आज ही, तो वाष्पन और क्रिस्टलीकरण विधियों के द्वारा उसका पृथक्करण करते हैं। लेकिन जब कोई ठोस किसी द्रव में अविलेय हो तो उसको अलग करने के लिए छानन विधि, अपकेंद्रण विधि का उपयोग किया जाता है।